नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में तीसरे मोर्चे की बात एक बार फिर से होने लगी है। दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल और अब हाथी का साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी से तीसरी बार इंडियन नेशनल लोकदल ने गठबंधन किया है। अतीत में भी यह गठबंधन हुआ है, लेकिन उस वक्त की कामयाबी कितनी बड़ी रही है वो तो एक विषय रहा है। आज के दौर में जब बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले की बात होती है, सीधी टक्कर की बात होती है, ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का यह गठबंधन क्या एक बड़ी भूमिका निभा पाएगा? क्या इसमें और दलों की भूमिका भी दिखाई देगी? क्या कुछ और छोटे दल भी आ सकते हैं? क्या एक बड़ा तीसरा मोर्चा हरियाणा में दिखाई दे सकता है? और वाकई आज के दौर में जब हम पहुंचे हैं 2024 में, तो जब सीधी टक्कर होती है तो क्या तीसरे मोर्चे की जगह बनती है? और क्या हरियाणा में इस बार ये साथ कुछ कमाल दिखाएगा? उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनावी बिगुल फूंकने में कोई पार्टी पीछे नहीं है। प्रदेश में बसपा और इनेलो ने गठबंधन कर एक साथ चुनावी मैदान में उतरने की ताल ठोक दी है। दोनों पार्टियों के बीच सीट का बंटवारा भी तुरंत हो गया। विधानसभा की 90 सीटों में से 53 सीटों पर इनेलो अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रही है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरती दिखाई देगी। बहन जी व श्री अभय चौटाला जी की हरियाणा प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी व एनएलओ गठबंधन को लेकर काफी विस्तार से बातचीत हुई थी, जिसमें उसी दिन सीटें भी तय कर दी गई थी, जिसमें से 90 में से 37 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी व बाकी सभी सीटों पर एनएलओ मिलकर यहां चुनाव लड़ेंगे। और हम सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बना गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी जरूर बनाएगा। और फिर सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से व गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हमारा एक राजनीतिक समझौता हुआ है, एक गठबंधन बना है। और ये गठबंधन जो है कोई स्वार्थ का नहीं है। ये गठबंधन लोगों की भावनाओं के मुताबिक बनाया गया है। बसपा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की दोनों की जो सोच है वो गरीब को कैसे न्याय मिले, कि हमारी सीट शेयरिंग का जो है फैसला हो चुका है। 53 पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेगी और 37 के ऊपर भारतीय अपने बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये हम बाद में तय करेंगे बैठ करके कि किस सीट के ऊपर कौन चुनाव लड़ेगा। जो जीतने वाले उम्मीदवार जहां होंगे, जहां चाहे वो बसपा का जीतने वाला उम्मीदवार होगा, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जीतने वाला उम्मीदवार होगा, या कोई अन्य साथी जिनको हम अपने साथ लेकर के चलेंगे, वो कोई जीतने वाला होगा। गठबंधन का ऐलान करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि यह गठबंधन स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनता की इच्छा के अनुसार किया गया है। तो वहीं बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक और मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने कहा कि सरकार बनने पर अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यह गठबंधन सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, अन्य चुनाव भी मिलकर लड़े जाएंगे। गठबंधन से पहले अभय चौटाला ने 6 जुलाई को दिल्ली में बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात की थी और गठबंधन पर विस्तार से चर्चा हुई थी। हरियाणा में यह तीसरी बार है जब बसपा और इनेलो दोनों दल साथ आ रहे हैं। साल 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के बीच पहली बार गठबंधन हुआ था। दोनों बार गठबंधन साल 2018 में हुआ था, लेकिन गठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले ही टूट गया था। मैं बता चुका हूं, हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। वोट काटो कोई जगह नहीं, लोग समझ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने पर दोनों दलों को कितना फायदा मिलता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।
कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोक दल से, दीप कमल सारण जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता, और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेहा धवन। आप सभी का स्वागत है। तो आज की शुरुआत हमें करनी है विजेंद्र रेड्डी जी से। रेड्डी साहब, ये गठबंधन हुआ है आपका, लेकिन ये नई बात तो इसमें कुछ है नहीं। एक ये गठबंधन पिछले ही चुनाव में हुआ था और चुनाव आते आते बिखर गया था। दो, तो फिर इस बार ऐसा क्या हो जाएगा? इस बार ऐसी कौन सी पानी में आग लगाने जा रहे हैं आप? वरुण जी, सबसे पहले तो मैं हमारे बीजेपी के साथी, बीएसपी के साथी सभी और हमारे इनेलो के सभी साथियों को और हरियाणा प्रदेश के निवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। जिस मजबूती के साथ ये गठबंधन चुनावी मैदान में उतरेगा वो सब जानते हैं। आज हर जगह इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है कि अब तीन पार्टियां, एक गठबंधन की, एक कांग्रेस की और एक बीजेपी की, तीन पार्टियां। हमने तो शुरुआत ही आपसे करी है जी। अभी इसका इफेक्ट क्या होगा? आपने कहा कि अब आप क्या कर लोगे? 18 में हुआ था, टूट गया था। देखिए, हमारा 1996 में गठबंधन हुआ। उस टाइम हम चुनाव मैदान में इकट्ठे उतरे और चुनाव लड़ा मजबूती के साथ, और उस चुनाव के परिणाम आप सबके सामने हमने 4 सीटें जीतने का काम किया लोकसभा। उसके बाद 99 में हमने 5 सीटें जीतने का काम किया था। ये इसका इफेक्ट था। 18 का जो गठबंधन हुआ वो एक ऐसा गठबंधन था जो पूरा नहीं चल सका, वो बीच में ही टूट गया, चुनाव तक नहीं रहे। और उस टाइम टूटना भी मैं समझता हूं कोई गलत बात नहीं हुई बीएसपी की तरफ से, क्योंकि उनको लग गया था जब इनका परिवार ही टूट गया, इनका जो है ना एक आपस में ही ये एक नहीं रह सके, तो कहीं ना कहीं बीएसपी ने भी ये सोच लिया होगा कि अब इनके साथ रह करके हम क्या करेंगे। अब ये उभरती हुई राइजिंग स्टार ऑफ हरियाणा चौधरी अभय सिंह जी चौटाला में बीएसपी ने देखा कि आज हरियाणा प्रदेश में कोई राइजिंग स्टार है तो अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। कांग्रेस का ग्राफ आप देख रहे हो किस प्रकार से दिन प्रतिदिन। बीएसपी तो अपनी स्टेट में राइजिंग स्टार नहीं रही। हाँ वरुण जी, बीजेपी का कोई जनाधार हरियाणा प्रदेश में लोग विधानसभा चुनाव में नहीं रहेगा। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ये गठबंधन बीएसपी के साथ एक मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा और 24 की सरकार बनाने का काम करेगा। हरियाणा प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई संशय किसी को भाई को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो हालात बना रखे हैं हरियाणा प्रदेश के वो सबके सामने है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी घटती आ रही है। 10 सीटों में से 5 पर रह गई और 47 से 40 पर आ गई थी। जब 10 लोकसभा इन्होंने जीती थी 2019 में, उसके बावजूद बामुश्किल ये जो है 40 सीट जीत पाए थे। अब इनके पास मात्र 5 ही सीटें बची हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे मार्जिन से, बहुत ज्यादा मार्जिन, जहाँ 6-6 लाख का मार्जिन से ये जीते थे, आज ये 1-1 लाख 1.5 लाख के मार्जिन पर बड़ी से बड़ी जीत इनकी आने का काम हुआ। या कहीं 20,000 कहीं 30,000 भी ऐसे भी सीटें हैं जैसे कुरुक्षेत्र की है। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत ज्यादा ग्राफ गिरा है। ये इसलिए खत्म है। कांग्रेस पार्टी, विद्रोही जी आपके सम्मुख बैठे हैं, वो अपने मुखारबिंद से अपनी बातें कहेंगे, बड़ी बड़ी हाँकने का भी काम करेंगे और बहुत हाँकते हैं विद्रोही जी। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी निरुत्साहित हो चुकी है। इनको लग चुका है कि यार तुम नहीं आ पाओगे। अब जिस प्रकार से एक एक नेता, बड़े बड़े कद के नेता ऐसे हालात में भी छोड़ करके जा रहे हैं, जबकि ये 5 लोकसभा जीत गए, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी से नेता निकल रहे हैं। तो आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी के बारे में, और मैं ज्यादा क्या बोलूंगा, बोलते बोलते बहुत दिन हो गए, आज तक ये अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाए हैं। नहीं बनने वाला है, वो खबरें आ रही है बनने वाला है। चलिए रेड्डी साहब, मैं आता हूँ आपके पास, फिर आता हूँ, एक बार राउंड सर्कल पूरा कर लेते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका स्वागत है। और कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन हो रहा है, इससे नुकसान अगर होगा तो कांग्रेस को ही होगा, डेंट लगेगा तो कांग्रेस को लगेगा। वरुण जी, आपको, बहन नेहा जी को, भाई विजेंद्र रेड्डी जी को और भाई दीप कमल जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर कोई राजनीतिक दल 10 की 10 लोकसभा सीटों में जमानत जब्त करवा कर कुल 1,82,000 वोटें पाकर अपने आप को राइजिंग स्टार, राइजिंग दल कहता है, तो उसे मुबारक हो। बसपा की क्या हालत है आपने पता है। बसपा का कोर वोटर
सारा खिसक गया। क्यों खिसक गया? बसपा के वोटरों को 2 साल से साफ संदेश जा रहा है कि मायावती भाजपा की पेरोल पर राजनीति करती है। वो जो उम्मीदवार खड़े करती है वो ऐसे उम्मीदवार खड़े करती है कि भाई विपक्ष को नुकसान हो और भाजपा को फायदा हो। यही हरियाणा में इन्होंने करना है। दोनों भाजपा की पेरोल की राजनीति करेंगे। पर जनता इतनी समझदार है, जनता समझ चुकी है पहले ही कि भाई ये लोग कितने पानी में हैं। अगर ये बहुत मजबूत होते तो जनता इनको कुछ तो वोट देती। ये तर्क देते हैं कि भाई डायरेक्ट चुनाव होता। मैं सहमत हूं कि पूरे देश में इंडिया अलायंस और बीजेपी का डायरेक्ट चुनाव था, पर बहुत से प्रांत है, आपको अच्छी तरह मालूम होगा, जहां क्षेत्रीय दल है वो ना इंडियन अलायंस के साथ थे और ना कांग्रेस के साथ थे, ना बीजेपी के साथ थे। फिर भी उन्होंने हारे या जीते वो अलग इशू है। एक सम्मानजनक वोट लिया क्योंकि उनका आधार था। अब जिस दल का कोई आधार ही नहीं है वो ये दावा करे कि भाई हम बड़े भारी राइजिंग स्टार हैं, कर सकते हैं। लोकतंत्र में आप किसी को रोक थोड़ी सकते हो। बसपा ने पता नहीं कितनी बार हरियाणा के अंदर, जब वो चरम पर थी और बसपा जब अपने आप को बहुत मजबूत समझती थी, उत्तर प्रदेश में सरकारें भी होती थी, तब कांग्रेस के हरिजन वोट बैंक कर हरियाणा में कभी सेंध नहीं लगा सकी। तो आज क्या लगाएगी? ये कहते हैं कि भगदड़ मच रही है। बट ठीक है, मैं इनकी बात मान लेता हूं कि हम तो निरुत्साहित हैं 5 सीट जीत कर भी। 58 लाख वोटें पाकर 5 सीट जीत कर भी हम तो निरुत्साहित हैं। और ये 10 की 10 जगह जमानत जब्त करवा कर और कुल 1,82,000 वोट पाकर राइजिंग स्टार है। मुझे आश्चर्य होता है कि इनकी सोच पर दावा किस बात का करते हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, जनता ने अपना फैसला दिया है। जनता का फैसला भी ये मानने को तैयार नहीं है। जब ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं है, हमें लोग भाग रहे हैं। मैं मान लिया भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं? भाजपा में। भाजपा में अगर कोई छोड़कर आ रहा है तो कहां जा रहा है? कांग्रेस में। इनके पास कोई नाम, अब अजय चौटाला और घड़ा उसकी वाइफ का नाम, जो गैर राजनीतिक महिला है जिसने चुनाव लड़कर देख लिया, उसकी क्या स्थिति है? कोई एक नाम बता दें, एक नाम भी, जो कोई थोड़ा बहुत भी पॉपुलर व्यक्ति हो इनके साथ। और फिर कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। अभय चौटाला मुख्यमंत्री, ठीक है, रोक सकता है? नहीं, कोई नहीं। मैं आपसे खत्म कर रहा हूं, क्या ऐसे दावों को कोई रोक सकता है क्या? अब जहां तक नुकसान की बात है, मैं आपकी अंतिम बात पर, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देखिए, जो कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार होंगे, अच्छे उम्मीदवार होंगे, उनको भी टिकट बहुत सौ को नहीं मिलेगी और भाजपा के लोगों को भी टिकट नहीं मिलेगी। मेरी बात याद रख लेना, लोकदल और बसपा उन्हीं उम्मीदवारों को लपकेगी। जो अच्छे उम्मीदवार होंगे वो कहीं एक आध जगह भाजपा को नुकसान पहुंचा देंगे, कहीं एक आध कांग्रेस को पहुंचा देंगे, कोई ऐसे निर्दलीय में पहुंचाते हैं। तो जो सामान्य नुकसान होता है, सामान्य, वो अकेले हमको नहीं आएगा। वो अच्छे जिनके पास उम्मीदवार थे नहीं, टिकट इन्होंने उन्हीं लोगों को देनी है, तो वो बराबर नुकसान होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। और हरियाणा की जनता जानती है इनकी स्थिति क्या है। अगर इन दोनों दलों का खाता खुल जाए वही बड़ी बात है। और दूसरी भविष्यवाणी मैं करता हूं कि अगर इनका एक हाथ उम्मीदवार को जीत भी गया गलती से, वो टिक जाए, तो मेरी बात याद रखिएगा। ठीक है, दीप कमल सारन के पास आते हैं जल्दी से। दीप कमल, ये भाई गठबंधन हुआ है, उसके बाद के दावे आपने सुन लिए हैं। जेजेपी की स्थिति क्या है भाई? अभी तो सुनने में आ रहा है कि अकाली दल से भी बातचीत चल रही है, कुछ और दलों की बात भी चल रही है। थर्ड फ्रंट अगर बन रहा है तो जेजेपी कहां है? नहीं, देखिए, थर्ड फ्रंट की अगर कोई ये बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनके अपने विचारों में ही कोई थर्ड फ्रंट होगा और इसकी जो रूपरेखा है वो इन्हीं के पास होगी। हमारी पार्टी का तो ऐसी किसी संभावना से कोई वास्ता है नहीं। लेकिन जहां तक बात ये है कि जैसे आपने जो शुरू में सवाल किया था कि ये गठबंधन पहले होते रहे हैं बसपा के साथ हरियाणा में और बाई चांस टिके नहीं है। बहुत लंबे टाइम पहले 1998-99 में गठबंधन टिका था एक लोकसभा चुनाव में और एक सांसद भी बना था अंबाला से, अमन नागरा। और उसके बाद तो मौके, अलग अलग मौके पे, चाहे कुलदीप बिश्नोई की पार्टी रही, चाहे
इंडियन नेशनल लोकदल रही, चाहे विनोद शर्मा की पार्टी रही, और एक मौके पर तो जननायक जनता पार्टी के साथ भी बीएसपी का अलायंस हुआ था, लेकिन कभी भी टिकता नहीं है, चुनाव तक नहीं पहुंच पाता है, उससे पहले टूट जाता है। लेकिन जितनी मेरे को जानकारी है और जो वजह इस बार के अलायंस की है, उसके आधार पर मैं आपको ये तसल्ली से मेरी आकलन ये बता सकता हूं कि ये गठबंधन इनका टिकेगा, चुनाव तक भी पहुंचेगा, चुनाव भी लड़ा जाएगा और एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाएगा और उसकी रूपरेखा, उसकी स्क्रिप्ट भी पहले से तय है। तो वो जो स्थितियां हैं वो आपको आने वाले दिनों में अपने आप स्पष्ट होती चली जाएंगी कि किन विधानसभा सीटों पर, किन क्षेत्रों में, किन जातिगत रूप से जो वर्ग हैं उनमें ये नया गठबंधन काम करेगा और किस इरादे से काम करेगा वो दिख जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो एक जद्दोजहद इन दोनों दलों के साथ है वो ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी को अपना राष्ट्रीय दल का दर्जा बचाना है, जिसके तहत उसको एक पर्टिकुलर जो है संख्या वोटों की 3 राज्यों में हासिल करनी है, वो एक मकसद साथ में रहेगा। और वैसी ही जद्दोजहद इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है अपनी जो क्षेत्रीय दल की मान्यता है उसको बचाए रखने के लिए। और साथ में ये भी है कि जो प्रमुख चेहरे हैं इंडियन नेशनल लोकदल के खासतौर से, वो कुछ भी कोई भी सामदाम दंडभेद लगा के, कोई भी गणित लगा के दोबारा से जीतना चाहते हैं। इन सारी बातों के बीच में कहां तो इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर है, कहां जो बसपा जिस समाज को रिप्रेजेंट करने की बात करती है, कहां उनके कार्यकर्ता या उस समाज का हित है, और कहां जो आम हरियाणा के वोटर हैं उनका जो कोई भलाई की बात कही जाती है कि हम 7500 पेंशन देंगे या ये करेंगे या बिजली के बिल कम कर देंगे, उन चीजों का स्थान कहां है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मकसद जो है वो प्योर राजनीतिक है और उसके अंदर सिर्फ ये 2 धड़े नहीं है, बसपा और इनेलो नहीं है, उसके अंदर पीछे कोई और है और आगे जिस पर अटैक करना, जिसको नुकसान पहुंचाना है वो कोई और है। संकेतों में बात कर रहे हैं दीप कमल, आप संकेत में कब से बात करने लगे? जब इतना कह ही दिया तो थोड़ा सा और खुल के बोल देते। नहीं, मेरे को तो मैं कह रहा हूं, मैं तो अभी भी कह सकता हूं, सच मेरे सामने स्क्रिप्ट पड़ी है सारी की सारी इनकी। लेकिन बात यह है कि आने वाले दिनों में जब उन घटनाओं को प्रमाणित करने वाले या उनको सपोर्ट करने वाली घटनाएं जब आपके सामने घटेगी, तब मैं आपको और ज्यादा बताऊंगा, आपको याद दिलाऊंगा कि हमने अलायंस वाले दिन क्या बात कही थी। वैसा ही सवाल मैंने विद्रोही जी से किया, वैसे तो मैं आपसे कर रहा हूं। इस बात के साथ मैंने की है कि ये अलायंस टिकेगा। चलिए ठीक है, ये अलायंस चुनाव तक जाएगा क्योंकि मकसद जो है वो मकसद बहुत स्पेसिफिक है और वो पूरा करना है। ठीक है, नेहा टास्क किया गया वो किया जाएगा। तो मैं कह रहा हूं इन सारी बातों के बीच में मैं मानता हूं कि कहीं पर तो हर एक राजनीतिक दल को जो कोर है, जो एसेंस है पॉलिटिक्स की, वो ढूंढनी चाहिए कि लोगों का हित साथ में लेकर चले, दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करें, लेकिन उसके बीच में भी कहीं ना कहीं जेन्युइनली हरियाणा की जनता का हित, चाहे ये अगर गठबंधन आगे बढ़ता है, कुछ करामात कर पाता है तो भी ठीक है, तो उसके अंदर भी समाहित करें बहुजन समाज के लोगों को। मैं तो डिबेट में कई बार देखता हूं, हमारे पास आम आदमी पार्टी के पैनलिस्ट इतनी बार होते थे, मैंने तो कई बार कहा है कि इनसे कहीं ज्यादा अच्छे वोट और समर्थक तो हमारे गांवों में और सब जगह बसपा के हैं, उनके पैनलिस्ट होने चाहिए डिबेट के अंदर, उनका वर्क
जो उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दिया हमने स्वीकार कर लिया। बट वो वोट इतनी क्यों मिली रोहित जी? आप मेरे से बड़े प्रवक्ता हो, उम्र में भी बड़े हो, पुराने भी हो, अनुभवी भी हो, पुराने इनेलो के भी हो, लोकदली भी हो पुराने, आप सब बातों को समझते हो। ये पोलराइजेशन था इलेक्शन का, बार बार उसी पर टाइम खराब करने की कोई बात नहीं है। आगे आपकी बात समझ गया सरकार बनी थी, राष्ट्रीय चुनाव थे, इस वजह से लोगों ने आपको वोट दिया। कांग्रेस पार्टी के एक भी कैंडिडेट ने चुनाव नहीं लड़ा, ये चुनाव ही प्रदेश की जनता ने लड़ा है। ठीक है, ग्रुप 2 बन के भारतीय जनता पार्टी को हरा दो, भारतीय जनता पार्टी को बना दो। इस ग्रुप में आपको वोट मिल गए, आपको तो फ्री में बोनस में मिली हुई है, आपकी वोट नहीं है विद्रोही जी। जो भी आप गिनवा रहे हो, गिनती करवा रहे हो, संख्या बता रहे हो, आपकी इनमें वोट नहीं है। ये जनता ने भाजपा पार्टी को हराने के लिए आपके पक्ष में वोट दिया, और भी ज्यादा देते आपको, लेकिन आपने जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी को दिलवाने का काम किया। और अभी शहनशाह वाली बात जो है, कमलदीप वाली, कि बैक में कौन है और आगे कौन है, हमारे बैक में भी और आगे भी प्रदेश की जनता है, और प्रदेश की जनता की भलाई के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे अगर किसी की बैक में है, तो आप तो खुद उस बैक के साथ 4.5 साल सत्ता से वॉक करके आए हो, आप हमारे को बैक बता रहे हो उसकी। हमने तो आपकी गलत नीतियों को उठाने का काम किया, पब्लिक बस वो बात सबका समय ले गए आप। अब देखिए, रुक जाइए, उन्होंने तो जिक्र नहीं किया किसी का, छोड़ दीजिए। दीप कमल ने किसी का नाम नहीं लिया, मेरे पूछने के बाद भी नाम नहीं लिया। लेकिन मैंने अंदाजा लगाया है कि ये यही कहना चाह रहे थे। चले, रुक जाइए, ठीक है, एक मिनट। बीजेपी से प्रोफेसर विधु रावल जुड़े हैं। प्रोफेसर रावल, आपका स्वागत है। एक गठबंधन हरियाणा में हुआ है आईएनएलडी और बीएसपी के बीच में, और आईएनएलडी प्रवक्ता रेडू साहब बता रहे हैं कि कैसे ये गेम चेंजर होने वाला है हरियाणा में। वरुण जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको और दर्शकों को भी। देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, 0 + 0 का सम 0 ही होता है, 0 + 0 का जोड़ 0 ही होता है। आज दोनों ही पार्टियां जो हैं, जिनका गठबंधन हुआ है, दोनों ही पार्टियां आज अपना वजूद तलाश रही हैं, अपनी हैसियत जो है जनता के बीच में खो चुकी है, और दोनों ही ढूंढते ढूंढते जो है आज जुड़ी हैं। ये वैसे भी ये दोनों पार्टियों में खूब सारी समानताएं हैं। दोनों ही पार्टियां जो है, मैंने जैसा कहा कि अपना वजूद तलाश रही हैं। दोनों ही पार्टियां कुछ महीनों पहले तक इंडी अलायंस के साथ जुड़ने का प्रयास कर रही थी। हम लगभग इन्हीं दिनों की बात है, पिछले साल जब डिबेट करते थे तो हर प्रकार से प्रयास कर रहे थे। दिल्ली जाकर होकर आए थे अभय सिंह चौटाला, याद करेंगे हम, लेकिन किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर दरवाजा शट कर दिया गया था। बड़ी बेरुखी से तेरे कूचे से रुखसत हुए थे ये लोग, तो वो भी याद है। इन दो पार्टियों में एक और सिमिलरिटी है, ये दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर चढ़कर जो है कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जमीन थोड़ी सी बनाई थी। जब बनाई थी भारतीय जनता पार्टी की मदद से ही ये सत्ताओं में आई थी, 3 बार जो है। तो फिर भाजपा आई ना कंधे पे? नहीं, भाजपा के कंधों पर बैठकर आए। बिना भारतीय जनता पार्टी तो अपने दम पर 2014 में सरकार बना ली, लेकिन कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें, 1977 की बात हो, चाहे 1987 की बात हो, चाहे 1999-2000 की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बिना कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार कभी नहीं बन पाई हरियाणा के अंदर। और इसी प्रकार से जब मायावती जी हैं, मायावती जी को भी 3 बार हमने मुख्यमंत्री बनाया, बाद में उन्होंने जमीन जो है बनाई। एक समय तो ऐसा आ गया था जब वो मुलायम सिंह जी के साथ गई थी, वो एक मशहूर पीडब्ल्यूडी कांड हुआ था। मुझे पता नहीं डिबेट में इतना समय रहता है कि ये सारे विषयों को हम आप हरियाणा के विषय में बताएं, इस गठबंधन से होने क्या जा रहा है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन हो रहा है या हुआ है, इसके पीछे के स्क्रिप्ट राइटर कोई और है। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूँ कि गठबंधन तो जनता के साथ जो है पार्टियों का होना चाहिए। और अगर इससे भी इतर बात करूं तो गठबंधन तो इनके परिवार में हो जाता तो बेहतर रहता। देखिए, अब चौधरी देवीलाल जी का परिवार इस प्रकार से बिखरा बिखरा किसको अच्छा लगता है? किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, इसके बावजूद भी कहते हैं, जब ये कभी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को भी जोड़ लेंगे, कभी बसपा को ले, बसपा के साथ पहली बार थोड़ी तीसरी बार जुड़ रहे हैं। पहले जो रिजल्ट्स रहे हैं कोई बहुत अच्छे इनके मुताबिक नहीं रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ वरुण जी, हरियाणा के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के इतर कोई भी गठबंधन कभी कामयाब नहीं हुआ। जब से हरियाणा बना तब से लेकर आज तक बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है
जो हरियाणा के अंदर गठबंधनों को चलाती रही है, खुद अपनी कीमत पर चलाती रही है। हमने अपने कंधों पर बिठा बिठाकर दूसरों को नेता बनाया है, बार बार बनाया है। हम चाहे बात 77 की करें, चाहे 87 की करें, चाहे 96 में हरियाणा विकास पार्टी के साथ गठबंधन किया था, चाहे इनेलो की बात करें बाद में, हम लगातार जो है हम ही केवल ऐसा ग्लू रहे हैं जो कि गठबंधनों में कामयाब रहे हैं। और बाद में हमने देखा कि ये रियलाइज किया कि हमारी कीमत पर दूसरी पार्टियां बढ़ती हैं और हमें ही आंखें दिखाती हैं। बाद में गए, क्योंकि हमारा गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का भारत की जनता के साथ है, हरियाणा की जनता के साथ है। मैं बात पूरी कर रहा हूँ जी। और इसी नाते से जब 2014 तक हमने ये रियलाइज कर लिया और जब हम सामने आए तो देखो प्रचंड बहुमत के साथ हमने इतिहास बना दिया। लगातार 2 बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का जो कर्तव्य किया ये हमने किया। 1966 से आज तक कभी नहीं हुआ था। और अब जो हम जिस वर्ष पर खड़े हैं, तीसरी बार लगातार सरकार बनाने की, हरियाणा के इतिहास में ऐसा कोई नहीं हुआ कि कोई सरकार, कोई पार्टी लगातार 3 बार बना पाई, चाहे गठबंधन हो चाहे अदरवाइज, कोई भी नहीं बना पाए। ये हम इसके जो है बिल्कुल वर्ष पर खड़े हैं। आज अभी जो रिसेंटली कंक्लूडेड चुनाव है उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। तो निश्चित तौर पर वरुण जी, जनता के दिलों के साथ गठबंधन होना चाहिए। ये कागजी गठबंधनों से काम नहीं चलता है। और दूसरी बात, अगर गठबंधन करना है तो कहीं ना कहीं अपने परिवारों के साथ करें। जी वेद प्रकाश विद्रोही जी, अभी जो बात हो रही थी, जो दीप कमल ने बात की स्क्रिप्ट राइटर की या पीछे इस गठबंधन के होने के पीछे की वजह की, रेणु साहब ने कुछ उस पर संकेत दिए। मैं तो आपसे भी जानना चाह रहा था कि नुकसान किसको होगा। दीप कमल बता रहे हैं कि बड़े स्पेसिफिक उम्मीदवार उतारे जाएंगे, सोच समझ के ये सब होगा। और ये दावा कि अब आप लोग नहीं आ रहे हैं, ये मान लीजिए रेणु जी ने भविष्यवाणी कर दी है। बसपा का इतिहास देख लीजिए। बसपा पूरे देश में उत्तर प्रदेश सही उम्मीदवार खड़े करती है। कैसे उम्मीदवार खड़े करती है, किसके कहने से खड़े करती है, अब ये कोई रहस्य तो रहा नहीं। ये तो खुलेआम सबके सामने है कि भाई किस तरह ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा मायावती जी की आम ट्विस्ट होती है। इस आनंद साहब को इनेलो बोलना नहीं आता, एनएलओ कह रहे थे, आपने सुनवाया है। उसके फादर के खिलाफ कैसे मुफ्त में चल रहे हैं सबको मालूम है। तो स्क्रिप्ट राइटर कौन है सब जानते हैं, हर एक पत्रकार जानता है, हर एक राजनीतिक दल जानता है और मतदाता भी जानता है। और जब मतदाता जान गया कि स्क्रिप्ट राइटर कौन है, तभी तो उत्तर प्रदेश में जो उनका प्रतिबद्ध दलित मतदाता था वो भी खिसक गया। उसको भी पता चल गया कि भाई मायावती जी का साथ देने का मतलब है भाजपा का साथ देना, तो वो साथ नहीं जा। ये उल्टा कह रहे हैं, ये उल्टा कह रहे हैं। मायावती के 18 उम्मीदवारों के एक मिनट रावल साहब, 18 ये उल्टा विश्लेषण कर रहे हैं। अगर मायावती के उम्मीदवारों को अगर वोट इतना प्रतिशत तो 18 जगह भाजपा जीती होती। अच्छा प्रोफेसर रावल, एक मिनट, ये उल्टा विश्लेषण कर रहे हैं, उल्टा विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। 18 सीटें ऐसी थी, मैं केवल 5 सेकंड का समय ले लेता हूं, मेरी नहीं सुनिए, मुझे केवल 5 सेकंड दे दीजिए उदारता से। 18 सीटें ऐसी जो है विश्लेषण में निकल कर आई हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें मायावती जी के उम्मीदवार को उम्मीद से अधिक वोट मिलने के कारण से भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें हारी है। अगर वहां पर उम्मीदवार मायावती का कमजोर होता तो सपा की बजाय भाजपा जीती होती वो सीटें। ठीक है, तो आपने कम से कम विश्लेषण तो ठीक कीजिए। ठीक है विद्रोही जी बोलिए। देखिए बार बार उन उम्मीदवारों को बदला, किस जाति के उम्मीदवार खड़े किए। आप उत्तर प्रदेश की एक सीट ले लो। हरियाणा पे बात करेंगे। 3 बार उम्मीदवार रुकिए प्रोफेसर रावल, एक मिनट रुकिए। भाई कम से कम विश्लेषण तो ठीक ईमानदारी से होना चाहिए। आप अपने मन की बात कुछ भी कीजिए, विश्लेषण तो ईमानदारी से कीजिए। विश्लेषण करूंगा क्या? नहीं मन के, अरे सही तो करिए, अपने मन से ईमानदारी से तो करिए। क्या समाजवादी पार्टी ने एक कन्नौज की सीट पर 3 बार उम्मीदवार नहीं बदले क्या? क्या कन्नौज की सीट पर 3 बार उम्मीदवार नहीं बदले क्या? अरे मैं आपके कहने की विश्लेषण करूंगा क्या? आप करिए। नहीं आप तथ्यों को तो। अच्छा ठीक है, रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए भाई, वो एक एनालिसिस हो गया। 1 मिनट रुक जाइए। झूठ बोलना आजकल मुंह पर खून लग गया कांग्रेस के। रुक जाइए प्रोफेसर रावल, रुक जाइए। झूठ बोलने भाई ठीक है। विजेंद्र रेणु जी ने कहा कि कांग्रेस इस गठबंधन के बाद अब वो सत्ता में नहीं आने वाली है। विद्रोही जी वो ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मुंगेरी लाल का 3 सपना ले लीजिए। क्या कभी हरियाणा के अंदर
इन्होंने कितनी बार बसपा को खड़ा किया? क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पाई? हरियाणा का दलित मतदाता ने क्या कभी बसपा को मुंह लगाया? कांग्रेस कितनी कमजोर हुई हो मैं मान लेता हूं, पर कांग्रेस हरियाणा में कमजोर होती थी इंडियन नेशनल और बीजेपी के गठबंधन की वजह से, कोई बसपा की वजह से कमजोर नहीं होती थी। हरियाणा की राजनीति में बसपा को कभी भी जनता ने मुंह नहीं लगाया। एक आध सीट उनकी जीतते रहे हैं, एक आध सीट जीत लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि जहां भी कांग्रेस को उम्मीदवार होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगी, बीजेपी को उम्मीदवार होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगी, वो बसपा से कहीं इनालों से टिकट ले लेंगे, वो जीत लेंगे और जीतने के बाद इनको लात मार के चले जाएंगे। यही हरियाणा का इतिहास रहा है, आगे भी यही होगा। अब एक महीने में ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया कि रातों रात हरियाणा की जनता इनालो और बसपा को अपना हीरो मान लेगी? ये बड़ी भारी चर्चा है। अरे चर्चा कहीं नहीं है, चर्चा है मोदी मीडिया में। मोदी मीडिया किसके द्वारा संचालित है सब जानते हैं। जनता में कोई नहीं है आपको चर्चा कर रहा, ना आपको कोई भाई हरियाणा में तो आज यही चर्चा का विषय है ना। कौन कर रहा है? कौन सभी कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा। मैं आपको मीडिया कर रहा है, करने दो। हाँ तो मीडिया तो करेगा, उसका काम है करना। हाँ कर रहा है, करेगा, मैं कह रहा हूँ ना। आज मीडिया इस पे करेगा, कल निखिल मदान पे करेगा। हाँ करेगा, निखिल मदान पे करेगा, पर अनीता मलिक पे नहीं करेगा। किस पे नहीं करेगा? अनीता मलिक जो गई है भिवानी से, निखिल मदान तो एक क्षेत्र से गया है। भिवानी से अनीता मलिक कितने जिला पार्षदों को लेकर कांग्रेस में शामिल हुई है, कितने पंचायत परिषद के चेयरमैन को लेकर शामिल हुई है, कितने सरपंचों को लेकर शामिल हुई है। अब जब सरपंचों की बात आती है तब कहते हैं वो आप उन्हें कहते हैं कि वो कौन से मौजूद लोग हैं? परिषद के निर्वाचित लोग नाम है। मैंने तो नाम पूछे थे, मैं तो नाम पूछे थे कि भाई जो चलिए किरण चौधरी के साथ शामिल उनके नाम बता दो। ठीक है, तो नाम दिए। दीप कमल सहारण, अब एक सवाल ये। एक सेकंड सुन लीजिए ना सर। नहीं सर ऐसे मत भागिए, ऐसे मत भागिए। सर हम आपसे नहीं भागते, आप ये मत कहिए कि कोई चैनल इस पे चर्चा नहीं करेगा। सब चैनल इसी पे चर्चा कर रहे हैं और आप हर चैनल पे चर्चा में बैठ रहे हैं। आप हर चैनल में चर्चा में बैठ रहे हैं। नहीं आ रही। अरे आप हर चैनल में इसी टॉपिक पर चर्चा में बैठ भी रहे हैं विद्रोही जी, फिर कह रहे हैं इसमें कोई चर्चा नहीं कर रहा। कमाल हो गई विद्रोही जी। दूसरी डिबेट दूसरी डिबेट और कम से कम आपसे पूछकर तो चर्चा का विषय तय नहीं हो सकता। हमने देखा इमरजेंसी के अंदर ये तय करते थे कि अखबारों में क्या छपेगा। अखबारों में हर इनेलो बसपा गठबंधन पर चर्चा तो हर जगह हो रही है। आज आप कह रहे हैं इस पे चर्चा भी क्यों हो रही है? ये तो नहीं चलेगा ना। आप कह रहे हैं एनएलडी बीएसपी में चर्चा भी क्यों हो रही है, तो ये तो जाती कर रहे हैं आप कह ही रहे हो सर, आपने कह दिया। दीप कमल सहारण मुझे बताएं, अब असली वोट कटवा पार्टी कौन? जो विजेंद्र रेणु जी ने पूछा, अब वोट कटवा पार्टी कौन? ये चाहते हैं कि मीडिया इनके न्यूज पर डांस करे, इनके न्यूज पर डांस करे मीडिया। ये इंदिरा गांधी वाला, इंदिरा गांधी और उनके पोते के बीच कुछ नहीं देखिए। इमरजेंसी आप मान रहे हैं नुकसान होगा, आप मान रहे हैं ना? होगा नहीं होगा, आपने खुद ही बोला। कमाल हो गया भाई। हरियाणा में अरे अब आपसे पूछ के थोड़ा ना मीडिया चर्चा का टॉपिक तय करेगा। एनएलडी बीएसपी गठबंधन, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, वहाँ पे एक घटना हुई है, उस पर चर्चा होगी और आप बैठेंगे उस चर्चा में। आप हर चैनल पे उसमें चर्चा होगी, बैठेंगे आप। कोई आपत्ति नहीं सर आपको आपत्ति तो है, आपने आपत्ति तो जाहिर की है, आपने आपत्ति तो जाहिर की है इस टॉपिक पे कि इस पर चर्चा हो रही है। आपने आपत्ति की भी और आप बैठ भी रहे हैं चर्चा में, ऐसे थोड़ी होता है। दीप कमल सहारण मेरे सवाल पे आए। अपनी बात तो कहेंगे ना, हम आपकी लाइन। अरे आप मेरी लाइन क्यों पकड़ते हैं? आप बोल दीजिए मुझे इस टॉपिक पे नहीं बैठना, ये मीडिया का उठाया हुआ टॉपिक है, प्रायोजित टॉपिक है। ये इस टॉपिक की कोई जरूरत नहीं है, हरियाणा में वैल्यू नहीं है इस टॉपिक की। आप चैनल से जब फोन आए नसीहत दीजिए उनको। आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं की को जब आपको फोन आता है उन्हें बताइए कि ये टॉपिक तो वैल्यू वाला नहीं है, इस पे हम क्यों बैठ रहे हैं, हम इस पे समय क्यों खराब कर रहे हैं। विद्रोही जी अच्छा नहीं लगता रोज सर्टिफिकेट बांटते हैं आप, बिल्कुल पसंद नहीं आता मुझे। दीप कमल सहारण रुक जाइए प्लीज, आप रुक जाइए। असली वोट कटवा पार्टी कौन? फिर सुन लीजिए। नहीं सर ऐसा नहीं, 25 मिनट चर्चा करने के बाद अंत में बोलेंगे कि ये मीडिया का प्रायोजित टॉपिक है, ये अच्छा नहीं लगता विद्रोही जी प्लीज। नहीं बिल्कुल आपको अच्छा, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। पहले 25 मिनट आप चर्चा कर लेंगे और अंत में बोलेंगे आप कि ये प्रायोजित टॉपिक है। दीप कमल सहारण बोलिए।
बस बस विद्रोही जी रुक जाइए, बस रुक जाइए, अब रुक जाइए विद्रोही जी, अब रुक जाइए। दीप कमल सारन, मेरी बात सुन सर हो गई आपकी बात पूरी सर, सारा टाइम आपको दे दिया मैंने, प्लीज। नहीं नहीं, आपको सारा टाइम दे दिया सर। खत्म कर रहा हूँ वरुण जी, औरों को भी अवसर मिलना चाहिए। आपने और भी लोग जोड़े हैं जो बड़े इंतजार कर रहे हैं। नहीं है, पर क्या बोलना है ये हम आपके नहीं नहीं, तो हमने कहा ही नहीं क्या बोलना है। हाँ जी दीप कमल, ठीक है। हाँ दीप कमल, असली वोट कटवा पार्टी तो कौन? ये कि आज की बड़ी घटना तो ये है ही, और जब चुनावी वर्ष है तो उसमें कोई भी ऐसा गठबंधन होता है तो जाहिर तौर पर उसकी संभावनाएं क्या बनेंगी ये तो चर्चा होनी ही चाहिए। लेकिन हाँ, इसके साथ ये जरूर है, जैसा विजेंद्र रेड्डी जी कह रहे थे कि अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन ही नहीं रही है, वो आसपास भी नहीं है, और अब कांग्रेस पार्टी वोट कटवा बन जाएगी और प्रमुख विपक्षी दल तो अब ये इनेलो और बसपा बन गया है। ये मुझे रेड्डी जी की जो अतिशयोक्ति है ना, ये मुझे हैरान करती है कि, और जिस तरीके से विद्रोही जी धक्का कर रहे हैं कि इस चीज पर ऐसे चर्चा नहीं वैसे होनी चाहिए, या ये नहीं ये चीजें होनी चाहिए। विजेंद्र रेड्डी जी तो बहुत पीछे हैं लाइन में, और वहां से ही धक्का करना शुरू कर रहे हैं अभी से कि आप तो लाइन में ही नहीं है, आप तो कहीं आसपास ही नहीं है, और हम हैं बस। अब उसके बाद ये जो नेचर है जो हम बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं, जिसके लिए हम बार बार दोषी ठहराते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि वो धक्केशाही करती है, कि उनका एक अधिकार वाला तरीका है राजनीति करने का, वो यहाँ सब जगह दिख रहा है। सरकार आए बिना उससे पहले कांग्रेस पार्टी उस तरीके का धक्का चाह रही है, और इंडियन नेशनल लोकदल तो एक अलायंस क्या हुआ कि ऐसा लग रहा है कि बस अब विधानसभा इन्हीं की है। मैं ये कह रहा हूं कि जो स्थितियां दिख रही है, आपको दिख रहा है कि किस पार्टी को कौन सा नुकसान होने वाला है, कहां पर चीजें वो हो रही हैं। उसके साथ साथ एक चीज महत्वपूर्ण जो आपने सवाल मेरे से किया कि वोट कटवा कौन होंगे, वोट कटवा कोई भी दल किसी को आप कहकर उनकी कोशिश को आप कैसे कम कर सकते हैं। कोई भी नया दल आएगा, कोई भी नया उम्मीदवार आएगा, कोई भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना आएगा, वो एकदम से जीतने की स्थिति में तो नहीं आएगा। तो जब तक वो जीत नहीं रहा है तब तक तो किसी ना किसी के तो वोट ही काट रहा है। ये तो हम 90-95% जो उम्मीदवार हैं उनको वोट कटवा कह रहे हैं फिर। और कांग्रेस पार्टी तो ये चाहती है कि उन्होंने 10 साल विपक्ष में बैठकर कोई करामात नहीं की, कोई विपक्ष वाला ऐसा संघर्ष नहीं किया कि उनको सरकार की जगह दी जाए। लेकिन हाँ, क्योंकि 10 साल हरियाणा में और केंद्र में एक पार्टी की सरकार है, इसलिए जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो वो सारी की सारी उठ के यूं की यूं कांग्रेस को मिल जाए। कांग्रेस पार्टी को तो इस बात से भी दिक्कत है कि विपक्ष में 2 या 3 धड़े क्यों हो, एक ही रहना चाहिए। लोग बीजेपी से दुखी हो, 10 साल की सरकार को बदलना चाहते हो, चेहरे बदलना चाहते हो, तो एक ही विकल्प दिखे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस चाहती है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते हैं कि जब ऐसा कोई मौका आए और कांग्रेस पार्टी के पास वोट फ्री में आए तो उनका दोहन करने वाला, उसको भोगने वाला भी एक ही आदमी हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तब भी बराबर में कोई और ना दिखे। ये जो तरीका है ये स्वार्थी राजनीति का है, ये संघर्ष वाला नहीं है। आप ये कहिए ना कि हाँ विपक्ष मजबूत होना चाहिए, एक क्यों 2-3 धड़े हो और उनमें से फिर कांग्रेस को चुने लोग, ये हिम्मत होनी चाहिए, ये आत्मविश्वास होना चाहिए। कभी कोई कांग्रेसी कह के दिखा दे ये बात कि हाँ जरूर आम आदमी पार्टी भी लड़े, जेजेपी भी लड़े, ये अलायंस भी लड़े, हम भी लड़ेंगे और इनके बीच में से हमें चुने लोग, कभी भी नहीं आ सकती है। ये चाहते हैं कि सारे गायब हो जाए, सब पे वोट कटवा का टैग लगा दो। आज के दिन कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर हम सबसे तो बड़ी है, और बड़ी होने के नाते सारा कुछ जो आदमी बीजेपी को बदलना चाहता है वो इनको वोट। हेलो जी, राहुल साहब आ रहा हूं, जल्दी से आ रहा हूं। ये याद करें कि दूसरे राज्यों में रेड्डी साहब का रिएक्शन लेके आता हूं बिना ये पूछे। ठीक है, देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा हमारे बीजेपी वाले साथी को, इन्होंने कहा 0 = 0 = 0, लेकिन अगर 0 को किसी के साथ लगा दे तो वो 10 गुना ताकत बढ़ाने का काम करते हैं। इकाई को दहाई बना देती है और दहाई को सैकड़ा बनाने का काम करते हैं। 0 की एक ताकत को समझिए, नेगेटिविटी को छोड़िए, पॉजिटिविटी में आइए कि 0 की ताकत क्या है, किसी की वैल्यू को 10 गुना बढ़ाने का काम करती है। दूसरी बात, विद्रोही जी हमारे बड़े भाई हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन गुस्सा खा रहे हैं। हमें बहुत दिन आपके साथ डिबेट करनी है विद्रोही जी, इतना गुस्सा मत खाओ बड़े भाई। सच्चाई जो है वो यही है कि आज हर कोने में चर्चा है, और आप भी दूसरे चैनल में मेरे साथ बैठे हो, आप भी तो चर्चा कर रहे हो। आप कैसे मना कर सकते हो कि चर्चा नहीं है? खुद आप 2-3 चैनल पर तो आप कर चुके हो चर्चा। ये चर्चा है, और इस तरह की एक बड़ी इवेंट है हरियाणा प्रदेश की, इसलिए चर्चा होना भी लाजमी है। आप खाम खाई क्यों गर्मी खा रहे हो? दूसरी बात, आप ज्यादा हतोत्साहित मत हो, अभी से आपका मन बन जाएगा तो शांति मिलेगी, बल्कि कि भाई हम नहीं आ रहे हैं। ये तो एक आपके लिए मेडिसिन है, नहीं तो एकदम झटका लगेगा। कमलदीप जी कह रहे थे हमें हैरानी होती है
की वजह से कहते हैं सत्ता में आ रहे हैं। भाई हैरानी होने के लिए तो ये गठबंधन किया है, और परिणाम में और बड़ी हैरानी आपको होगी जब परिणाम सामने आएंगे, तो आप अचंभित होंगे, हैरानी से अचंभित में आप आ जाएंगे। और हरियाणा प्रदेश में ठीक है रेणु साहब, समय मेरे पास नहीं बचा है, जल्दी से एक रिएक्शन मुझे लेना है प्रोफेसर रावल का, क्विक रिएक्शन। देखिए, मैं एक बात पर तो दीप कमल जी की बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हरियाणा के अंदर जो है, जब से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी फोर्स बनकर उभरी है, जनता के दिलों पर जब से छा गई है, तब से विपक्ष जो है वो म्यूजिकल चेयर्स खेल रहा है। ये वेद प्रकाश विद्रोही का या दीप कमल जी का ये मान लेना बाय डिफॉल्ट कि दूसरा जो भाजपा को कंपटीशन वाले देने वाले हैं वो केवल कांग्रेस पार्टी, सत्य नहीं है। 2015 में तीसरे स्थान पर धकेल दिया था, इनेलो दूसरे स्थान पर थी, लेकिन 2019 आते आते इनेलो तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर चली गई, बीच में जजपा भी आ गई। असल में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने तय कर लिया कि इनसे तो सत्ता के रूप में सेवा करवानी है, और बाकी दलों में म्यूजिकल चेयर्स है कि कौन जो है दूसरे नंबर पर है। दूसरा एक छोटी सी बात जरूर कह दूं मैं कि ये भी बात सत्य है कि 2-3 चैनल्स पर मेरे साथ पहले से वेद प्रकाश जी इसी विषय पर आज बहस कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मानसिकता वो जो है ना दादी और पोते के बीच में बदली नहीं है। वही इमरजेंसी वाली मानसिकता, हम ही तय करेंगे अखबार के अंदर क्या छपेगा, पीआई भी तय करेगा, मोहर लगाएगा तो अगले दिन अखबार छपेगी, जैसे इंदिरा गांधी चाहती थी। जैसे सोनिया गांधी के समय नीरा राडिया टेप्स में हमने देखा कि पत्रकार तय किया करते थे कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन होंगे, पत्रकारों को। और एक जो सेक्शन ऑफ मीडिया, बहुत थोड़ा सा सेक्शन ऑफ मीडिया है जो 2001 से आज तक नरेंद्र मोदी को ना मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर पाया, ना प्रधानमंत्री के रूप में। इतनी ओछी बातें जो हैं लोग कहने वाले, और फिर यहाँ पर आकर कहते हैं कि भाजपा धक्काशाही कहती है। दीप कमल जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जितनी ज्यादा सहिष्णुता भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है, इसका लेश मात्र भी कांग्रेस ने अगर कभी दिखाया होता ना, तो भारतीय जनता पार्टी कभी बहुत चलो सर, समय बहुत ज्यादा हो गया, मैं माफी चाहता हूँ, आपने अपनी बात रख ली होगी, लेकिन कुल मिलाकर बात ये भी है कि हरियाणा में आज चर्चा है। वो ठीक है कि हम किसे कितना बड़ा और कितना छोटा मान रहे हैं। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।